अगर आपको फ्यूचर समझना है तो पास्ट को समझना ज़रूरी है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी जिसने सिर्फ बिजनेस नहीं बनाया बल्कि पूरी इंडिया की इकोनॉमी को शेप दिया। एक ऐसी कंपनी जिसके पास सिर्फ पैसे नहीं बल्कि पूरी इंडिया की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने की पावर है। एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप रोज पैसा खर्च करते हो बिना रियलाइज किए, और एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसने कॉम्पिटिटर्स को खत्म नहीं किया, उन्हें इररिलेवेंट बना दिया। मैं बात कर रही हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज की। आज रिलायंस का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? जियो का सस्ता डाटा, रिलायंस रिटेल के स्टोर्स या यमुनानगर की वो जाइंट रिफाइनरी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सक्सेस एक दिन में आई है या इसके पीछे कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आम इन्वेस्टर को दिखाई नहीं देती? लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि रिलायंस बड़ी कैसे बनी। असली सवाल तो ये है, क्या रिलायंस का मॉडल फ्यूचर में भी काम करेगा या ये एम्पायर अपने ही वेट के नीचे स्लो हो जाएगा? हम रिलायंस के बिजनेस डीएनए को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे उनका एक्सपेंशन मॉडल और वो सीक्रेट सॉस जो इस कंपनी को इंडिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट जाइंट बनाता है। हम इंडिया के सबसे पावरफुल बिजनेस डीएनए को डिकोड करने वाले हैं। और अगर आप एंड तक बने रहते हैं तो आपको वो 3 इन्वेस्टर सीक्रेट मिलेंगे जो रिलायंस जैसे बिजनेस को पहचानने में आपकी हेल्प करेंगे अर्ली स्टेज पर। ये 3 लेसन्स आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देखने का नजरिया बदल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रिलायंस की कहानी शुरू होती है एक छोटे से सपने से। धीरू भाई अंबानी 1958 में, जब इंडिया में बिजनेस करना आसान नहीं था, लाइसेंस राज का जमाना था, तब धीरू भाई अंबानी ने एक सिंपल ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया, पॉलिस्टर और टेक्सटाइल का। उन्होंने यमन से वापस आकर सिर्फ 1500 की कैपिटल के साथ एक 500 स्क्वायर फीट के ऑफिस से शुरुआत की थी। Auto cut bold transition. Real question जन्म is. लेती है। उनका एक सिंपल रूल था, थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड। उन्होंने सिर्फ कपड़ा नहीं बेचा, उन्होंने एक जज्बात बेचा। उन्होंने एक ब्रांड बनाया, ओनली विमल। लेकिन धीरू भाई को पता था कि अगर सिर्फ ट्रेडिंग करेंगे तो मार्जिन हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहेगा। उन्हें कंट्रोल चाहिए था सप्लाई चेन पर। वो जानते थे कि अगर आपको मार्केट डोमिनेट करना है तो आपको सोर्स तक पहुंचना होगा। 1970s के एंड तक रिलायंस को नरोड़ा में एक ऐसी टेक्सटाइल मिल गई जो उस वक्त की सबसे मॉडल मिल थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। धीरू भाई अंबानी का विजन सिर्फ कपड़ा बेचना नहीं था, बल्कि उस कपड़े को बनाने वाले रॉ मटेरियल का मालिक बनना था। और यहीं से शुरू होता है रिलायंस का असली गेम। दोस्तों, रिलायंस ने एक ऐसा स्टेप लिया जो उस टाइम किसी ने सोचा भी नहीं था, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का। अगर आप इन्वेस्टर हो तो इस टर्म को दिमाग में फिट कर लो। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अपने रॉ मटेरियल का कंट्रोल खुद ले लो। सोचो, रिलायंस कपड़ा बना रही थी। कपड़ा बनाने के लिए चाहिए था यान, यानी पॉलिस्टर। पॉलिस्टर बनाने के लिए चाहिए था पेट्रोकेमिकल्स, और पेट्रोकेमिकल्स के लिए चाहिए था क्रूड ऑयल। रिलायंस ने क्या किया? उन्होंने रिवर्स गियर डाला। टेक्सटाइल से शुरू किया, फिर यान बनाने लगे, फिर पेट्रोकेमिकल्स में उतरे और एंड में जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रास रूट रिफाइनरी खड़ी कर दी। इमेजिन करो, 1990s में जब लोग सोच रहे थे कि इंडिया में वर्ल्ड क्लास इंफ्रा नहीं बन सकता, तब रिलायंस ने गुजरात के एक सुनसान कोने में जामनगर रिफाइनरी बनाई। आज ये रिफाइनरी इतनी बड़ी है, लंदन के किसी बड़े बरह जितना है। इस बैकवर्ड इंटीग्रेशन का फायदा क्या हुआ? कॉस्ट लीडरशिप। उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कॉम्पिटिटर से हमेशा कम रहा। हाई मार्जिन, जो प्रॉफिट दूसरी कंपनीज अपने सप्लायर्स को देती है, वो अब रिलायंस की पॉकेट में था। और तीसरा, जीरो डिपेंडेंसी। रॉ मटेरियल के लिए किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। आज रिलायंस का O2C, ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस
उनका सबसे बड़ा कैश काउ है। क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक्स बनाकर ये कंपनी हर साल लाखों करोड़ का रिवेन्यू जनरेट करती है। ये बिजनेस उन्हें काउ कैश देता है, उन्हें नए सेक्टर जैसे जियो, रिटेल में इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन रिलायंस सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, ये एक मूवमेंट थी। 1977 में रिलायंस का आईपीओ आया। ये बात ध्यान से सुनिए। धीरूभाई अंबानी ने उस वक्त के बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या बैंक के बजाय आम आदमी, रिटेल इन्वेस्टर पर भरोसा किया। उन्होंने मिडिल क्लास इंडियंस को शेयर होल्डर्स बनाया। वो पहले ऐसे एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने इक्विटी कल्ट को इंडिया में पैदा किया। उनकी एनुअल जनरल मीटिंग्स क्रिकेट स्टेडियम में होती थी क्योंकि शेयर होल्डर्स इतने ज्यादा थे। आज जो हम निफ्टी और सेंसेक्स की बातें करते हैं ना, उसकी बुनियाद में कहीं ना कहीं रिलायंस है। अगर आपने 1977 में रिलायंस में 10,000 लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू कई करोड़ में होती। लेकिन 2005 में एक मोड़ आया। द डीमर्ज, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच बिजनेस बांटा गया। मुकेश अंबानी को मिला कोर बिजनेस, पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग। लोग सोच रहे थे कि अब ग्रोथ रुक जाएगी, पुरानी इकोनॉमी का बिजनेस है। लेकिन मुकेश अंबानी ने दिखाया कि उनका विजन धीरूभाई अंबानी से कम नहीं है। उन्होंने देखा कि आने वाला जमाना डिजिटल और कंज्यूमर का है। उन्होंने कोर बिजनेस से कैश निकाला और उसे फ्यूचर रेडी बिजनेस में डालना शुरू किया। अब आते हैं रिलायंस के सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक पर, जियो। ये एक ऐसी केस स्टडी है जो हर बिजनेस स्कूल में पढ़ाई जाती है। 2016 में जब जियो लॉन्च हुआ तब टेलीकॉम मार्केट में हाहाकार मच गया। फ्री इंटरनेट, फ्री कॉल्स। लोग हंस रहे थे कि रिलायंस 2.5 लाख करोड़ डुबो देगी। एक्सपर्ट कह रहे थे कि डाटा इतना सस्ता बेचकर प्रॉफिट कैसे आएगा। लेकिन नंबर्स कुछ और ही कहानी बता रहे थे। जियो से पहले 1 GB डाटा 250 का था और आज वही डाटा 5 से 10 का पड़ता है। ये है असली प्राइसिंग पावर। पहले हम 1 GB डाटा पूरे महीने चलाते थे, आज वही डाटा कुछ ही मिनट्स में खत्म हो जाता है। रिलायंस ने डाटा को इतना सस्ता और एक्सेसिबल बना दिया कि आज जियो के पास 45 करोड़ से ज्यादा यूजर्स का इकोसिस्टम है और वही उनकी असली पावर है। और यही वो मोमेंट था जब पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री हिल गया। लेकिन मुकेश अंबानी का विजन क्लियर था, डाटा इज द न्यू ऑयल। रिलायंस की स्ट्रेटेजी क्या थी? स्केल प्लस पेशेंस प्लस एग्रेशन। फर्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने पहले से ही 4G नेटवर्क बिछाया जब लोग 3G पर स्ट्रगल कर रहे थे। दूसरा है इकोसिस्टम बिल्डिंग का। उनका गोल सिर्फ सिम कार्ड बेचना नहीं था, उन्हें आपके स्क्रीन पर कब्जा करना था। और तीसरा पॉइंट है इररिलेवेंस स्ट्रेटेजी। उन्होंने रेट इतने कम कर दिए कि एयरटेल और वोडाफोन जैसे जायंट्स को अपने बिजनेस मॉडल को बदलना पड़ा और बाकी छोटे कॉम्पिटिटर तो गायब ही हो गए। आज जियो सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं है, ये एक डिजिटल जायंट है। जियो सिनेमा, जियो मार्ट, जियो फाइबर, जियो सावन, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जहां से निकलना किसी भी कंज्यूमर के लिए मुश्किल है। ये है पावर ऑफ डाटा और पावर ऑफ स्केल। चलिए थोड़ा नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि बिना स्टैट्स के फाइनेंस अधूरा है। मार्केट कैप। रिलायंस इंडिया की पहली कंपनी है जिसने 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच किया। दूसरा है रेवेन्यू, 9 लाख करोड़ से ऊपर का रिवेन्यू, जो कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। और तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन। आज रिलायंस का प्रॉफिट सिर्फ तेल से नहीं आता, अब टोटल इबिडा में 50% के करीब कंट्रीब्यूट करने लगे हैं। लेकिन रिलायंस यही नहीं रुकी। मुकेश अंबानी अब रिलायंस को ग्रीन बनाना चाहते हैं। उनका फोकस है न्यू एनर्जी। जामनगर में 5000 एकड़ में धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। वो सोलार पैनल, ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज में वही डोमिनेशन चाहते हैं जो उनका ऑयल बिजनेस में था। उनका टारगेट है 2035 तक
नेट कार्बन जीरो बनाना। इसका मतलब है रिलायंस आने वाले 50 सालों के लिए भी तैयार हो रही है। इसके साथ ही जियो फाइनेंशियल सर्विस के जरिए वो अब बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर को डिसरप्ट करने के लिए तैयार है। ब्लैक रॉक के साथ उनका पार्टनरशिप दिखता है कि उनका प्लान कितना बड़ा है। अगला बड़ा आईपीओ शायद जियो या रिटेल का ही हो, जो शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉक करेगा। लेकिन दोस्तों, हर बिजनेस में रिस्क होता ही है। पहला, सक्सेशन। मुकेश अंबानी ने अपने तीनों बच्चों को, ईशा, आकाश और अनंत को डिफरेंट वर्टिकल्स की जिम्मेदारी दी है। लेकिन सवाल ये है, क्या नेक्स्ट जनरेशन इस लेगेसी को उसी लेवल पर ले जा पाएगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। सेकंड है कैपिटल इंटेंसिव नेचर। रिलायंस के हर नए बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। अगर न्यू एनर्जी या जेएफएस में रिटर्न आने में देरी हुई तो डेब्ट और मार्जिन पर प्रेशर आ सकता है। और तीसरा है ऑयल ट्रांजिशन। दुनिया पेट्रोल से ईवी और सोलार की तरफ जा रही है। उनका कैश काउ बिजनेस धीरे धीरे खत्म हो सकता है, इसीलिए उन्हें न्यू एनर्जी में फास्ट होना ही होगा। तो दोस्तों, इस मेगा केस स्टडी में हमें क्या सीखने को मिला? वो 3 सीक्रेट जो मैंने शुरुआत में कहे थे। पहला सीक्रेट ये है, लुक फॉर कैश काउ। रिलायंस ने हमेशा अपने पुराने प्रॉफिटेबल बिजनेस से कैश निकाला और उसे नए बिजनेसेस में डाला। एक इन्वेस्टर के तौर पर देखिए कि क्या कंपनी अपने प्रॉफिट को सही जगह री इन्वेस्ट कर रही है। दूसरा सीक्रेट, डोमिनेंस थ्रू स्केल। रिलायंस हमेशा वॉल्यूम पर खेलती है। जब आप इतने बड़े हो जाते हो कि आप मार्केट प्राइस सेट कर सको, तब आप इनविंसिबल बन जाते हो। सीक्रेट 3, डिसरप्ट योरसेल्फ। अगर रिलायंस सिर्फ कपड़ा बेचती रहती तो आज शायद बंद हो गई होती। उन्होंने हर 10 से 15 साल में खुद को बदला। एक इन्वेस्टर को हमेशा ऐसी कंपनी ढूंढनी चाहिए जो वक्त के साथ बदलने का दम रखती हो। रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं, इंडिया की ग्रोथ का एक मिरर है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ऐसी कंपनीज के बिजनेस मॉडल को समझना आपके लिए फाइनेंशियल गोल्ड साबित हो सकता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है रिलायंस आने वाले 10 साल में इंडिया की पहली $1 ट्रिलियन कंपनी बन पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, मैं मिलूंगी अगली ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।